अच्छा, जनरल फिजिक्स में मोमेंटम के बाद एक टॉपिक और है। ठीक है, और वो इजी है, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ आपको थ्योरी वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, बस टू द पॉइंट उसका फॉर्मूला है, और मोस्टली वो कैलकुलेशंस में आपको मिलेगा। और उसे हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी शॉर्ट फॉर्म में मोमेंट्स। और आप इसे सिंपल वर्ड्स में लिखते हो टर्निंग इफेक्ट। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम था क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी। ठीक है, उसमें कंप्लीट बॉडी एक पॉइंट से दूसरी जगह पर दूसरे पॉइंट तक जब मूव करती है, तो उसकी मोशन को जब हम काउंट करेंगे तो वो मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंट में है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। यानी फैन की एग्जांपल, फैन अपनी जगह से कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन वो एक पॉइंट पे रहते हुए मूव कर रहा है। सीसॉ कहीं पर डिस्प्लेस नहीं होता, एक पॉइंट पे रह के वो अप एंड डाउन टर्न हो रहा होता है। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल है। स्टीयरिंग व्हील को आप उठा के कहीं और नहीं लेकर जाते, लेकिन वो अपनी जगह पे रहते हुए मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है, डोर, विंडो, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जो टर्निंग इफेक्ट पे काम करती हैं। राइट। ये दोनों अलग अलग चीजें, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस मोमेंट्स का पार्ट है, और लास्ट टाइम जो किया था वो मोमेंटम था, वो क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी था। कोई अलग चीज है उसमें। बॉडी कंप्लीटली मूव कर रही होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसमें सिर्फ रोटेट या टर्न कर रही होगी एक पॉइंट के अराउंड। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, कि हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि सिंपल वर्ड्स में तो हमने इसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कह दिया। और जब आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत इजी है। जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी था, यहाँ पर भी इसी तरह से डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने का रीजन है क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो सिंपल डिस्टेंस नहीं है, जिस तरह से हम नॉर्मल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मीनिंग अलग है, तो इस वजह से यहाँ पर आपने स्पेसिफिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना होता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, आप सीसॉ को कंसिडर करते हो अगर, तो इस सीसॉ में दोनों तरफ अगर ऑब्जेक्ट्स रखे जाएं, एक राइट साइड पर होगा, एक लेफ्ट साइड पर होगा, और दोनों की अगर आप फोर्सेस को मार्क करो, तो दोनों का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसका भी वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, क्योंकि बॉडी का वेट भी फोर्स ही है बेसिकली। तो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अभी जो सेंटर में फिक्स पॉइंट है ना, ठीक है, इसके अराउंड जो है ये सीसॉ रोटेट करता है, तो इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं पिवट। तो यहां से लेकर जहां आपके पास फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी बॉडी पर जितनी भी है, जैसे कि एक ये वाली है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपने नोट किया, एक फोर्स ये वाली है, इसका डिस्टेंस आपने नोट किया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस की वैल्यूज होंगी, इन्हें आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहोगे। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि फोर्स और इस डिस्टेंस का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे फोर्स और इस डिस्टेंस का एंगल
90 डिग्री बनने की वजह से इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है। खैर आपने ये करके नहीं दिखाना कि 90 डिग्री होगा इसके साथ। वो तो सिर्फ इसलिए था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने का रीजन क्या है। सिंपल डिस्टेंस क्यों नहीं लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लिखा, इसका रीजन जो है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास जो एंगल बनेगा इसका फोर्स के साथ वो 90 डिग्री होगा। चाहे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होती या डाउनवर्ड होती, लेकिन इसके परपेंडिकुलर ही आएगी। ठीक है। और इसमें परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, आप इस डेफिनेशन को और भी थोड़ा सा इसमें अगर ऐड कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट टू लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये हुआ जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की जा रही है। ठीक है, तो उस लाइन को हम उस पॉइंट को आप लाइन ऑफ एक्शन कह रहे हो। ठीक है, यानी वहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो बॉडी का एक्शन आपको वही नजर आएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया मोमेंट्स का। और इसके लिए हम कैपिटल एम का सिंबल यूज करेंगे। एफ इंटू डी। सो एम इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, और इसका जो एस आई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर। फोर्स की वैल्यू न्यूटन और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी मीटर। न्यूटन मीटर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो सिनेरियो हो गया एक फोर्स के लिए, मतलब अगर एक फोर्स हो उसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और आप उसका मोमेंट कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आएगी जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस गिवन हो। तो उसमें ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ तो एक फोर्स थी, तो आपने एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया और आपको आंसर मिल गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो या दो से ज्यादा फोर्सेस होती, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में क्या होगा, ये दो या दो से ज्यादा फोर्सेस पे अप्लाई होता है। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को डिफाइन करने से पहले एक चीज और इसमें ऐड करते हैं, वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इक्विलिब्रियम स्टेट पे अप्लाई होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट की दो कंडीशंस होती है हमेशा। पहली कंडीशन ये होगी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो जीरो हो। फर्स्ट कंडीशन। सम ऑफ ऑल फोर्सेस must be zero. Number two, sum of all moments must be zero। तो यहाँ पर दो कंडीशंस ये एज इट इज एग्जाम में भी पूछी जाती हैं कि राइट डाउन दी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये दो कंडीशन है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट तब होगी, बहुत सारे लोग इक्विलिब्रियम स्टेट को रेस्ट स्टेट समझते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये होता है कि बॉडी इस स्टेट में हो कि अगर बॉडी पर आप फोर्सेस काउंट करो तो उन सब फोर्सेस का सम जीरो हो, यानी बॉडी कहीं भी मूव ना कर सके। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप मोमेंट्स की बात करते हो तो सम ऑफ ऑल मोमेंट्स मस्ट बी जीरो, यानी बॉडी कहीं पर रोटेट ना कर सकती हो। तो बॉडी ना तो कहीं मूव कर सकती हो ना कहीं रोटेट कर सकती हो, इस कंडीशन में आप उसे
इक्विलिब्रियम स्टेट कंसिडर करते हो, सिंपल। ठीक है। और अब जब आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की डेफिनेशन लिखोगे, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में सबसे पहले इक्विलिब्रियम का ही वर्ड आता है, इसलिए इक्विलिब्रियम का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये होता है, इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट सम ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसमें सिंपल सा जो है वो रोटेशन पे वर्किंग है। ठीक है। अच्छा, इसमें थ्योरी में और कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपके पास मोमेंट्स में आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को यूज कैसे करना है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट एक क्वेश्चन एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, तब ये आपको क्लियर होगा कि इसमें आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कहाँ पर रोटेशन हो रही है और उन रोटेशंस को मार्क कैसे करना है। तो आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के क्वेश्चंस पे आओगे। ठीक है, ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आ गया। सबसे पहले दो फोर्सेस से स्टार्ट करेंगे, बेसिक। अब यहाँ पे दो फोर्सेस हैं। अब इसमें लिखा हुआ है अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम पिवट एट इट्स राइट हैंड एंड। अब इसमें जरूरी नहीं है पिवट बीच में हो, कहीं भी हो सकता है, जैसे इसमें राइट पर है वो आपको बता देंगे। ठीक है, वरना कुछ ना कुछ रेफरेंस होता है लाजमी। और इक्विलिब्रियम में भी है, क्योंकि हमारे पास जितने भी केसेस हम डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस में वो सब इक्विलिब्रियम वाले हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। और इसमें एक 60 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड ऑन द बीम एज शोन। व्हाट इज द वेट ऑफ द बीम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के होंगे, आपने क्या करना होगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में, सबसे पहला स्टेप, सारी फोर्सेस को आप आइडेंटिफाई कर लो, जितनी भी हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फोर्सेस काउंट करोगे, तो यहाँ पर आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक बॉडी का वेट जो कि पता नहीं है लेकिन स्टिल वो फोर्स है, और दूसरी 60 न्यूटन जो कि गिवन है। तो गिवन आपके पास वैल्यू गिवन हो या ना हो, अगर मार्क की है फोर्स तो उसे आप काउंट करोगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप इसे F1 लिख लेते हो ताकि रिप्रेजेंट करने में आसानी हो जाए, और इसे हम F2 ले लेते हैं जो कि वेट है लेकिन वो हमें पता नहीं है, हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अभी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा, जब आप फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लो, तो नेक्स्ट पार्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, रोटेशंस का। अच्छा, अब रोटेशन इस तरह से आइडेंटिफाई करनी है, इसका बहुत आसान तरीका है। आपके पास पेंसिल, पेन, रूलर कुछ भी हो, आप उसे डायग्राम के साथ रखो। अब जैसे इस डायग्राम में राइट साइड पे पिवट है, आप क्या करो, अब आप उसे राइट हैंड से होल्ड कर लो। आप एक पेंसिल लो, बिल्कुल इसकी तरह हॉरिजॉन्टल रखो और उसे राइट साइड से होल्ड कर लो। अब राइट साइड से होल्ड करने के बाद जितनी भी फोर्सेज है ना, उसे वन बाय वन चेक करना है। जैसे यहाँ पर F1 यानी 60 न्यूटन, अब वो ऊपर की तरफ है, तो आपने राइट हैंड से इसे होल्ड करना है जैसे कि पिवट है, और आप इस पर अब फोर्स लगाओ ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड से।
तो आपको किस तरह की रोटेशन मिलेगी? आपको रोटेशन इस डायरेक्शन में मिल रही है। आपने पेंसिल या पेन को लिया या रूलर को इस डायग्राम के ऊपर रखा ट्रांसपेरेंट, और उसे राइट साइड से फिक्स कर दिया। राइट साइड से आप उसे टाइट होल्ड कर लो कि वहां से वो हिले नहीं। और लेफ्ट साइड से अब आपने फोर्स अप्लाई की अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की लेफ्ट साइड से, तो आपने जो रोटेशन ऑब्जर्व की, तो उसकी डायरेक्शन आपने लिखनी है। ठीक है। तो जो रोटेशन आपने ऑब्जर्व की होगी वो आपको क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से मिल रही होगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? क्योंकि इसमें रोटेशन जब तक नहीं क्लियर होगी तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब आपने इसे दोबारा से वही राइट से होल्ड किया हुआ है और बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब आप उसे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करके देखो, डाउनवर्ड पुश करके देखो। तो उसमें जो रोटेशन आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सही है। तो अगर इसमें कोई डाउट हो आप पूछ लेना, क्योंकि इसमें अगर ये चीज नहीं समझ आए रोटेशन, तो हर बार आपके पास कैलकुलेशन में मिस्टेक होती रहेगी। अब फाइनली आपने क्या करना है कि इनके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन्हें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको पता है कि हमने पिवट से मार्क किया था, यहाँ लिखा भी था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू लाइन ऑफ एक्शन। तो हमेशा पिवट से मार्क करना है। वो आपको मार्किंग्स देंगे, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। आपने खुद से चेक करना है कि कौन सी मार्किंग करेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे अगर हम डब्ल्यू के लिए बात करें, ये इसके लिए आ जाएगा। और अगर हम F1 की बात करें तो उसके लिए डिस्टेंस ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि D1 जो होगा, D1 की वैल्यू टोटल इक्वल हो रही है 30 + 20 यानी 50 सेंटीमीटर। और D2 की अगर बात करें तो वो इक्वल होगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है। ये आपके पास इनकी वैल्यू ऑफ D आ गई। अब आपने सिंपल क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करना है। क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन की तरफ जो वैल्यू जा रही है वो है F1, उसके साथ D1। एंटी क्लॉकवाइज में जो वैल्यू जा रही है वो है F2 और उसका डिस्टेंस D2। अब F1 की वैल्यू आपको पता है 60, D1 की वैल्यू पता है 50। F2 की जगह पर W लिखेंगे क्योंकि वो रॉड का वेट है, और D2 की वैल्यू की जगह पर 30 आएगा। इसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा 100। ये टर्निंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस हो तो मोस्टली केसेस उसी तरह के आपके पास होते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ जिसमें दो से ज्यादा फोर्सेस हो, क्योंकि अभी एक तो लेफ्ट पर आ गई, एक तो राइट पर। तो उसमें हमें ये होता है कि ये तो एक एक साइड बैलेंस हो गई, अगर इससे ज्यादा होती तो क्या करते। तो ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें तीन फोर्सेस आ गई। इसमें लिखा हुआ है अ यूनिफॉर्म बीम इज पिवट एट इट्स सेंटर एंड टू वेट्स आर प्लेस्ड ऑन द बीम इन द पोजिशन शोन एंड द बीम इज बैलेंस्ड। ठीक है, बीम बैलेंस हो रही है जब आप एक इस पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वैल्यू अननोन है। ठीक है। अब तीन फोर्सेस आ गई। तो तीन फोर्सेस में आपने वही करना है कि पहले आप उनकी मार्किंग्स कर लो। जैसे ये F1 हो जाएगा,
ये F2, इसे F3 कंसिडर कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले रोटेशंस चेक करनी है। रोटेशंस के लिए इस बार पिवट पॉइंट सेंटर में है, तो सेंटर की राइट पर भी फोर्स है, सेंटर की लेफ्ट पर भी फोर्स है। तो सबसे पहले F1 की अगर बात करें, तो F1 के अकॉर्डिंग ये रोटेशन आएगी। ठीक है। मतलब ये तो सीसॉ है, बिल्कुल सीसॉ की लेफ्ट साइड पे अगर कोई बैठा हो तो वो उसे नीचे की तरफ लेकर जाएगा, यानी रोटेशन आएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। और अब सीसॉ की एक राइट साइड पर भी है, तो उसकी तरफ से रोटेशन आएगी क्लॉकवाइज। वरना आपको आसान मेथड बताया कि आप पेंसिल या रूलर लेकर उसमें जहां पर पिवट है वहां से होल्ड करके दूसरी तरफ फोर्स अप्लाई करके देखो। जिस तरह से डायग्राम है बिल्कुल उसी तरह से आपको खुद पता चल जाएगा कि रोटेशन कहाँ पर आ रही है। ठीक है। और F3 की अगर बात करें तो F3 की वैल्यू इस डायरेक्शन में रोटेशन लेकर जा रही है, यानी ये रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब दो वैल्यूज एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जा रही है, एक क्लॉकवाइज की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्लॉकवाइज रोटेशन इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में CWR यानी क्लॉकवाइज रोटेशन और AWR मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन की अगर बात करें तो क्लॉकवाइज रोटेशन की तरफ F2 की वैल्यू आ रही है, और एंटी क्लॉकवाइज की तरफ F1 D1 आएगा प्लस F2 D2 आएगा। अब इनकी सॉरी F3, F2 तो क्लॉकवाइज की तरफ था, तो F3। तो अगर F2 की वैल्यू हम देखें तो F2 की वैल्यू है 60, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मार्क करें तो वो ये होना चाहिए। ये वैल्यू गिवन है 30। ठीक है, ऊपर मार्किंग हुई हुई है तो वहां से आप देख सकते हो। इसी तरह से ये D1 की हो जाएगी, और D3 की तो सेंटर से लेकर बिल्कुल लास्ट तक जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं F2 की वैल्यू 60 और D2 की वैल्यू 30, F1 की वैल्यू 30, D1 की वैल्यू 40, और उसके बाद F3 की वैल्यू, F और D3 की वैल्यू 50। तो ये सारी वैल्यूज हो गई। अब आपने बस इनकी कैलकुलेशंस करनी है। ये 1800 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। 1200 दूसरे एंड पर जाकर माइनस होगा, तो 600 बचेगा। 50 को दूसरे एंड पर डिवाइड कराएंगे। 12 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, मोमेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में बस इतना ही काम है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बस ये इतने में ही आपको आ जाएगा। आप इसमें खुद से दो तीन क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अगर और कोई डाउट है। लेकिन इसमें ये कि टॉपिक बस ये इतना ही एग्जाम में आपके पास ये आता है, इसके अलावा नहीं आता। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम आपको ज्यादा होगी नहीं कि बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में और आपको काफी कुछ पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं है। तो लिमिटेड इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन है और इससे आपके पास कंप्लीट चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी।
इसके बाद एक टॉपिक इसमें और ऐड करते हैं साथ ही, ताकि आपके पास वो भी कवर अप हो जाए। इसमें एक और टॉपिक ऐड करते हैं जो कि फोर्सेस से ही लिंक है, और वो प्रेशर का टॉपिक है बेसिकली। और उस टॉपिक का नाम है प्रेशर, और प्रेशर में भी फोर्सेस को लिंक किया जाता है। और जब आप उसमें प्रेशर को लिंक करोगे, तो प्रेशर हमारे पास तीनों कैटेगरीज में जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो सबसे पहले हम जर्नल सॉलिड में प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर में भी पहले आपके पास पास्कल्स लॉ और क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस आते थे काफी ज्यादा, लेकिन अब वो न्यू सिलेबस में नहीं है, तो ये टॉपिक भी आपके पास काफी कट डाउन हो चुका है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसका जब आप यूनिट लिखोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो हम इसका यूनिट यूज करेंगे, वो पास्कल्स होगा, पी ए। तो ये इसका ऐसा यूनिट हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स में। अच्छा, प्रेशर का सिंपल सा फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फोर्स को इंक्रीज करते हो, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग द फोर्स इंक्रीजेस प्रेशर। उसके अलावा एरिया की अगर हम बात करें, तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर एरिया की वैल्यू बड़ी है, तो प्रेशर की वैल्यू शॉर्ट हो जाएगी। तो अगर आपके पास लार्ज सरफेस एरिया है, प्रेशर की वैल्यू वहां पर कम हो जाएगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर आप बात करो थंब पिन की, तो थंब पिन को जब आप बोर्ड में फिक्स करते हो बेसिकली, तो जब आप थंबपिन को बोर्ड में फिक्स करते हो, तो उसमें जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, बहुत थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, और वो पेन उसमें इजीली पेनिट्रेट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका एरिया बहुत छोटा होता है। मतलब पिन आप देखते हो, उसका बिल्कुल एक पॉइंट होता है, इतना सा एरिया है। तो जितनी भी आप फोर्स लगाओगे, वो सब उस पॉइंटेड एरिया पे अप्लाई होगी। तो इसलिए वो पिन इजीली पेनिट्रेट हो जाती है। लेकिन अगर उसकी जगह पर आप फॉर एग्जांपल पेंसिल कंसिडर करते हो, पेंसिल को आप पेनिट्रेट करने की कोशिश करो, वो नहीं होगी, क्योंकि उसका एरिया और उस पिन का एरिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो उसमें आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एरिया जब बढ़ता है तो फोर्स की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है। तो प्रेशर की सेम वैल्यू को लाने के लिए फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक सैंड सरफेस पर चल रहे हो, ठीक है, जैसे बीच साइड पर होता है सैंड सरफेस,
तो वहां पर चलने के लिए नॉर्मली क्या होता है कि फ्लैट सरफेस को यूज करते हैं। ठीक है। जैसे आप फ्लैट सरफेस में फ्लैट शूज या स्लीपर्स की एग्जांपल लोगे, तो उसमें क्या होगा कि एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो फ्लैट होगा तो उसमें मैक्सिमम एरिया कवर होगा। और जब आप मैक्सिमम एरिया पर फोर्स अप्लाई करोगे, तो वो फोर्स उस एरिया पे डिवाइड हो जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो फुट है वो वहां पर सैंड में सिंक नहीं होगा, कम होगा। लेकिन अगर उसकी जगह पे पॉइंटेड शूज हो, ठीक है, जिस तरह फुटबॉल में पहनते हैं, अगर वो शूज आपने पहने हो वो पॉइंटेड है, तो उसमें क्या होगा, एरिया डिवाइड हो जाएगा। अब छोटे छोटे पॉइंट्स में वो एरिया डिवाइड होगा। और जब आप वो पहनकर वहां चलोगे तो वो सिंक ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एरिया डिक्रीज हो गया और फोर्स अब उन लिमिटेड एरियाज पर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से प्रेशर की वैल्यू हाई होगी और वो सिंक हो जाएंगे। ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जैसे आप प्रेशर इन सॉलिड की हम बात कर रहे हैं अभी, लिक्विड की नहीं, क्योंकि लिक्विड में तो अलग फॉर्मूला यूज होना है। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉलिड से रिलेटेड। इसमें लिखा हुआ है एक ब्लॉक का वेट है 900 और उसका रेक्टेंगुलर फेस है, जैसे कि आप देख सकते हो सारी मार्किंग हुई हुई है। और सारी साइड्स, लेंथ जो है वो सब साइड्स की मेंशन है। और ब्लॉक जो है वो किसी भी साइड पर रेस्ट कर सकता है, आपकी मर्जी, आप इसे इस फॉर्म में रखना चाहो या इसे टिल्ट करके रोटेट करके किसी और पोजीशन में रखना चाहो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने मिनिमम प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो मिनिमम प्रेशर की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जब प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। अब इस क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज होती हैं, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की वैल्यू तो फिक्स है, आप ब्लॉक को जैसे भी रखो उसका वेट तो वही रहेगा 900, तो फोर्स की वैल्यू में तो चेंज आ नहीं सकता। तो इसका मतलब है एरिया में चेंज हम कर सकते हैं। तो एरिया के रिस्पेक्ट से अभी हमने देखा कि ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लार्ज एरिया होगा तो स्मॉल प्रेशर की वैल्यू बनेगी, तो इसका मतलब है हमें मैक्सिमम एरिया लेना होगा। ठीक है। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम एरिया लेंगे तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। लार्जर एरिया, स्मॉलेस्ट प्रेशर। तो अब लार्जेस्ट एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो साइड सेलेक्ट करनी है जब एरिया मैक्सिमम हो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी और ये हो सकती थी कि अगर आप इस ब्लॉक को इस पोजीशन में रख दो तो अगर हम इसे इस पोजीशन में रखते तो इस पोजीशन में मार्किंग्स कुछ आपको ऐसी मिलती। और हाइट जो है वो अब ये वाली हो जाएगी। ये दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा था आप इसे किसी भी फेस पे जो है वो रेस्ट में रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये कि हम इन दोनों वैल्यूज से एरिया निकालें। जब आप इन दोनों वैल्यूज का एरिया निकालोगे तो डेफिनेटली वो 0.2 आएगा। और अगर आप इन दोनों का एरिया निकालोगे तो ये 0.12 आएगा। तो इससे आपको क्लियरली ये पता चल रहा है कि जो पहली वाली डायग्राम उन्होंने दी है खुद से, उसमें एरिया की वैल्यू मैक्सिमम है, तो वहां पे प्रेशर की वैल्यू कम होगी। तो हमें उसी में वर्किंग करनी चाहिए। ठीक है, तो आप प्रेशर का फॉर्मूला यूज करोगे। फोर्स की वैल्यू 900 और एरिया की वैल्यू हमने 0.5 और इंटू 0.4 लिए। तो 900 डिवाइडेड बाय 0.2 आंसर आएगा।
4500 पास्कल्स। ठीक है, ऑप्शन बी। तो सॉलिड्स के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जैसे ये वाला टॉपिक है ना मैनोमीटर का, ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। पहले था, लेकिन अब आपके पास मैनोमीटर नहीं आएगा। तो काफी सारी चीजें अब कट डाउन हो चुकी हैं आपके सिलेबस से भी। तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके पास अब इंक्लूडेड नहीं होंगे। कि ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी उसी से मैनोमीटर से रिलेटेड है। खैर वो मैं आपको अलग से बता भी दूंगा टाइप करके कि कौन से टॉपिक्स नहीं है। ये भी सॉलिड वाला, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो सॉलिड में वर्किंग करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद आते हैं प्रेशर इन लिक्विड पे। प्रेशर इन लिक्विड भी बहुत आसान है, क्योंकि सबके अपने अपने फॉर्मूला हैं और अपनी अपनी क्वांटिटीज हैं। तो डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। प्रेशर इन लिक्विड की अगर बात करें तो प्रेशर इन लिक्विड में होता है ये कि आप सेम वही नॉलेज यूज करो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया वाली। लेकिन इस बार क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड पार्टिकल्स फिक्स शेप में नहीं होते। तो वहां पर एक प्रॉपर एरिया नहीं बनेगा। तो हम फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं लिख सकते, हमें डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। और यहाँ पर जो आप फॉर्मूला यूज करोगे, वो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इसमें एक क्वांटिटी डेंसिटी की है, एक क्वांटिटी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की है, और एक क्वांटिटी डेप्थ की आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी कंटेनर में, या एक स्विमिंग पूल की एग्जांपल ले लो, आप स्विमिंग पूल पे जितना डीप जाओगे आपकी बॉडी सरफेस के ऊपर उतने ज्यादा वाटर पार्टिकल्स की लेयर बनती जाएगी। ठीक है, तो आप जितना डीप जाओगे आपकी बॉडी पे उतना प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब डीप डाइव कोई करता है तो उसे पता होता है कि मुझे कितने लेवल तक डीप जाना है, क्योंकि उसके बाद प्रेशर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अंदर जो है वो इनहेल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बॉडी के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो इनहेल जिस तरह से भी हम नॉर्मली कर रहे होते हैं तो इस तरह से पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए वहां पर जो है वो ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी हाई हो जाती है। तो आप वाटर में जितना डीप जाते हो तो उसमें आपने ये नहीं देखना होता कि स्विमिंग पूल कितना वाइड है या कितना उसकी जो है वो विड्थ है। वहां पर बस आपने ये देखना होता है कि आप कितना डीप गए हो उसमें। ठीक है, तो वर्टिकल हाइट आपके पास कितनी होती है, सिर्फ आपने ये चेक करना होता है। सही है। और इसमें ये नहीं डिपेंड करता कि स्विमिंग पूल है या वाटर बॉटल जैसी कोई आपके पास कंटेनर है। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो विड्थ है ट्यूब की, वो डिपेंड, उस पर नहीं डिपेंड करता। ठीक है, बस आपने ये देखना होता है कि आप कितने डेप्थ में हो और वर्टिकल हाइट आपके पास कितनी बन रही है। तो सिर्फ आपने उसे काउंट करना, उसे मेजर करना है, और वो आपको प्रेशर इन लिक्विड की वैल्यू दे देगा, सिंपल। अब इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में एक डायग्राम गिवन है और इसमें लिखा हुआ है 4 बीकर कंटेन सेम लिक्विड। सेम लिक्विड का मतलब ये हुआ इन सबकी डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि लिक्विड अलग होगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी।
तो एट विच पॉइंट इज द प्रेशर द ग्रेटेस्ट। तो अब आपने इसकी डेप्थ को नोट करना है। अब कुछ स्टूडेंट को लगता है शायद ऑप्शन ए सही होगा, उसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन उसमें लिक्विड का सरफेस जो है उसी के ऊपर उन्होंने पॉइंट मार्क किया है। तो लिक्विड के सरफेस से ही तो हमने डेप्थ नोट करनी है कि आप उससे कितना डीप जा रहे हो। तो ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक चीज आप और नोटिस करोगे, इन्होंने जो बीकर्स है उनकी जो विड्थ है वो अलग अलग दी है आपको। तो उसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में वो है ही नहीं। अब यहाँ पे आप डेप्थ नोट करोगे, एक ये आ रही है डेप्थ, एक ये डेप्थ आ रही है, और एक ये डेप्थ आ रही है। ठीक है। तो अब इन डेप्थ को अगर आप नोटिस करो तो उसमें सी की डेप्थ सबसे ज्यादा है। तो सी पे प्रेशर सबसे हाई होगा, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेंसिटी सेम है, वैल्यू ऑफ जी भी सब पर सेम होगी 9.8। तो सिर्फ डेप्थ का फैक्टर बचता है। तो अब जिसकी डेप्थ ज्यादा है उसका प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी एक फैक्टर बढ़ेगा तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशंस के लिए वैल्यूज भी कुछ गिवन है। यहाँ पर लिखा हुआ है द डायग्राम शोज लिक्विड्स इन कंटेनर। यहाँ पर भी कंटेनर का जो साइज शेप है वो अलग अलग आपको नजर आ रहा है। जिसमें आपने बताना है ग्रेटेस्ट प्रेशर जो है वो कौन एक्सर्ट कर रहा होगा बेस के ऊपर। अब सबसे पहली बात तो ये कि आपने ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसमें आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रेशर इन लिक्विड की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि डेंसिटी और वैल्यू ऑफ जी और हाइट, ठीक है, इनकी वैल्यूज को। अब डेंसिटी सबकी अलग अलग है, क्योंकि एक पैराफिन है एक वाटर है। तो पैराफिन की डेंसिटी कम है, वाटर की ज्यादा है, तो इसका मतलब है पैराफिन का तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जो डेप्थ है वो वाटर और पैराफिन की कुछ एग्जाम्पल में सेम है। तो इसलिए पैराफिन की डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं, बी और सी रह जाएगा। अब बी और सी में क्लियरली आपको पता है कि बी की डेप्थ सबसे ज्यादा है, क्योंकि सी में भी वाटर है बी में भी वाटर है। तो बी की डेप्थ ज्यादा होने की वजह से आप उसे करेक्ट कर दोगे, क्योंकि उसकी डेंसिटी भी हाई है और इसकी डेप्थ भी हाई है। तो ये दोनों फैक्टर्स हाई होने की वजह से इसकी प्रेशर की वैल्यू भी ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सा सिनेरियो हो गया लिक्विड का भी। लिक्विड के क्वेश्चंस थोड़े से आपको ज्यादा दिखेंगे सॉलिड के कंपैरिजन में। ये भी लिक्विड का है। इसमें भी सेम आपने उसी तरह वर्किंग करनी है। द बेस ऑफ द रेक्टेंगुलर स्टोरेज टैंक इज, ये सिर्फ बेस की वैल्यू है, यानी ये आपको एरिया देंगे इसका। द टैंक इज फिल्ड विथ पैराफिन टू अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर, ये इसकी हाइट आ गई, यानी डेप्थ। और डेंसिटी गिवन है, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी गिवन है। तो आपने ये बताना है व्हाट इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यू टू द पैराफिन। तो पैराफिन की वजह से प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक कितना होगा ये आपने बताना है। ठीक है। तो डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी। पुराने पेपर का क्वेश्चन इसलिए 10 है, अब तो हम 9.8 यूज करते हैं। ये आपने वैल्यू यूज करनी है सिंपल। ठीक है, तो इससे आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे। तो 23,520 आ रहा है, राउंड ऑफ 24,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वैल्यू 10 यूज की है। तो ये क्वेश्चन आपके पास एक और हो गया लिक्विड से रिलेटेड।
तो सॉलिड और लिक्विड में इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो गैसेस की बात होती है, तो गैसेस के बारे में हम उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सिंपल सा मतलब यही हुआ कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस हैं, तो इसका मतलब है प्रेशर इन गैसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम सिंपल सी बात यही कहेंगे, प्रेशर exerted बाय द गैस पार्टिकल्स। गैस पार्टिकल्स ऑन द बॉडी। तो बॉडी के हिसाब से आप उसके एरिया पर अगर ऑब्जर्व करो, जैसे आप अपनी बॉडी की एग्जांपल लो कि जब आप नॉर्मली रेस्ट स्टेट में होते हो तो आपको इतना फील नहीं होता कि एटमॉस्फेरिक का भी कुछ प्रेशर होगा। लेकिन जब आप वॉक करना शुरू करते हो तब थोड़ा सा फील होता है, और जब आप रनिंग करते हो तो फिर उस वक्त आपको पता चलता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो कितना हाई है। क्योंकि नॉर्मली हम इनहेल कर रहे होते हैं, इनहेल भी हम वही गैस कर रहे हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में है ऑलरेडी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बाहर की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू वो फील नहीं होती। और इसके अलावा जब आप रनिंग करते हो तो तब थोड़ा सा चेंज आना शुरू होता है आपकी बॉडी में, तो उस वक्त आपको पता चलता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना हाई है। ठीक है। तो ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है जो इस तरह से डिपेंड कर रही होती है। और इसमें क्या होगा कि जब आप हाइट पर जाते हो, जैसे माउंटेनियस एरिया पर जाते हो, तो माउंटेनियस एरिया पे क्या होता है कि थोड़ा सा किसी को ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है। क्योंकि जितनी लाइट गैसेस होंगी ना वो हाइट पर मिलेंगी आपको, जितनी हैवी गैसेस होंगी, डेंस गैसेस होगी, वो आपको ग्राउंड सरफेस के पास मिलेंगी, यानी सी लेवल पर। तो इसलिए आप जितना एल्टीट्यूड पर जाते जाओगे तो एल्टीट्यूड पे गैस जो है वो लेस डेंस होती जाएगी। और एक और रीजन होता है, वहाँ पे टेम्परेचर भी लो होता है। ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर लो होता है। तो जब आप हाइट पर जाओगे तो उसमें आपको एक फैक्टर ये मिलेगा कि वहाँ पर जो गैसेस है सराउंडिंग में उनकी डेंसिटी लो है। और दूसरा फैक्टर मिलेगा लो टेम्परेचर। अब अगर डेंसिटी आपके पास कम है तो डेंसिटी कम होने का मतलब ये हुआ पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। लो डेंसिटी का मतलब लेस नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स। तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स होने की वजह से लेस डेंसिटी मिल रही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू वहां पर कम होगी। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और इसी तरह से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर भी लो होगा। टेम्परेचर लो होने का मतलब है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लो टेम्परेचर का मतलब
लो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है लेस कोलिजन होगा, लेस कोलिजन का मतलब है लेस फोर्स। तो ये आपके पास रीजन होता है जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऊपर जाकर कम हो जाती है। तो ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए जर्नल फिजिक्स के, फोर्सेस की टर्म्स में। और इसमें बस अब प्रेशर में एक चीज रह जाएगी कि बैरोमीटर को कैसे यूज किया जाता है, उसमें बस सिंपल वर्किंग आपने याद करनी है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जब वो क्वेश्चन में बात होगी तो वो आपको गिवन होगी। ठीक है, तो इस वजह से वो अभी लिखी नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, जब उसकी बात होगी कैलकुलेशन जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और, तो वहां पर वो आएगी, तो वहां पर उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वैसे उसकी वैल्यू आपके पास सिंपल 1 × 10⁵ पास्कल्स यूज करते हैं हम कांस्टेंट वैल्यूज की। तो ये गिवन होती है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बेसिकली। तो फॉर्मूला जो थे वो सॉलिड और लिक्विड के थे, गैस का कोई फॉर्मूला नहीं है। बाकी इसमें बैरोमीटर की वर्किंग है, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। तो उसमें सिर्फ आपने उस डायग्राम को और उसके 2-3 स्टेप्स हैं वो याद करने हैं बस सिंपल। उसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। और ये आपके पास प्रेशर का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।